आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्थान आज़ाद आईएएस एकेडमी संस्थान में। आज आपके संस्थान के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं और कभी कभी जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं तो लगता है कल की ही बात है और यात्रा काफ़ी लंबी है। 8 वर्ष बहुत समय होता है। 25 दिसंबर 2015 को हमने आपके इस संस्थान की नींव रखी थी। मेरा पहला वर्कशॉप सेशन सेमिनार 25 दिसंबर को ही हुआ था और उस समय लगभग 26 बच्चे जो है पहली बार इस संस्थान से जुड़े थे। इसके बाद फिर हमने पढ़ाने का सिलसिला चालू किया। काफ़ी लंबे समय तक 1 से 2 बच्चे संस्थान के साथ जुड़े रहे। आज वो चयनित हैं, सेलेक्टेड हैं और समय के साथ जो है ये यात्रा आगे बढ़ती रही, सिलसिला बढ़ता रहा, छात्र बढ़ते रहे। आप में से बहुत सारे लोग चयनित हो चुके हैं आज के समय में और बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हमेशा मेरा एक ही विश्वास था कि छात्रों को एक सही दिशा निर्देश मिलनी चाहिए। आप सभी का जो ये समय है, खासकर जब आप 12th पास आउट होते हैं, ये आप सभी का सबसे गोल्डन पीरियड होता है, स्वर्णिम काल होता है आपके जीवन का। और यही 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल तय करते हैं कि आप आने वाले 50-60 साल जो जिएंगे वो कैसे होंगे। क्योंकि इससे पहले देखिए, आपकी पूरी निर्भरता अपने गार्जियन पे होती है, अपने अभिभावकों पर होती है। लेकिन जैसे ही आपके जीवन के अब जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपके कैरियर का टाइम पीरियड चालू हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है आपके जीवन का। और इस समय में यदि आप दिशाहीन हुए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है। इसलिए मैं हमेशा से, मेरा प्रयास यही था कि एक सही गाइडेंस, सही दिशा, सही जानकारी, सही सोच, सही समझ आप लोगों को मिल पाए। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो उस एग्जाम के स्तर को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, उस स्तर तक अपने आप को पहुंचना पड़ेगा। जब तक आप उस स्तर को क्रैक नहीं करेंगे, उस लेवल को क्रैक नहीं करेंगे, तब तक एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। आपको एग्जाम के स्तर का पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम तो देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज हैं, सेवाएं। हर एक स्टेट की पीसीएस हो गई, पीएससी हो गया या फिर आपका यूपीएससी हो गया, ये सबसे बड़ी सेवाएं हैं। लेकिन इसके अलावा भी यदि आप कोई छोटा से छोटा एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एक दिवसीय एग्जाम हो, चाहे वो जो है आपका किसी भी कमीशन के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, उस एग्जाम का भी वही इंपॉर्टेंस है। उसके लिए भी आपको दिशा सही होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है। तो एक ये जो है अल्टरनेटिव मंच के तौर पे आज़ाद आईएएस एकेडमी आप सभी के लिए सामने आया और धीरे धीरे फिर आईएएस के साथ साथ 8 स्टेट पीसीएस एग्जाम भी हम आपके कवर कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे और बहुत मिनिमम शुल्क पर। कोई ऐसा ना रह जाए कि वो शिक्षा के कारण से अपनी तैयारी नहीं कर पा रहा। आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चों के सपने यहीं पर खत्म हो जाते हैं और यही कारण है कि लगभग हजारों की संख्या में छात्र संस्थान से आपके निःशुल्क भी पढ़ रहे हैं। आज तक मैंने आप लोगों को जो प्रॉमिस किया है कि ये प्रोग्राम निःशुल्क रहेंगे, वो आज तक निःशुल्क हैं। जो पेड कंटेंट है वो पेड कोर्सेज हैं, पेड क्लासेस हैं, वो ऐप में होती है। यूट्यूब पे जो चीज फ्री है वो पहले भी फ्री थी, आज भी फ्री है, आने वाले समय तक फ्री है। आप सब लाभान्वित होइए और हमेशा मेरा प्रयास यही रहता है। और बहुत सारे, जैसे आपके मेरे मास्टर वीडियो प्रोग्राम आपने देखे होंगे, कभी मैंने पेड नहीं किया, कभी जीवन में नहीं करूंगा। आपने इंटायर वीडियो का कार्यक्रम देखा होगा, कभी पेड नहीं था, आने वाले समय पे भी कभी पेड नहीं होगा। तो जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, कभी पेड नहीं था, आने वाले समय पे पेड नहीं होगा। या आपका मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, कभी पेड नहीं था, आने वाले समय पे कभी पेड नहीं होगा। अभी रिवीजन का प्रोग्राम मैंने चालू किया है, अभी पेड नहीं है, आने वाले समय पे कभी पेड नहीं होगा, ना कोई करेगा। ये सिद्धांत है, वैल्यू है। और सबसे पहला वैल्यू है संस्थान का आप सभी लोग। तो एक बार मैं आप सभी को आज़ाद आईएएस एकेडमी संस्थान के, आज़ाद ग्रुप संस्थान से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी हो, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी हो, आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी हो, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी हो, आज़ाद यूके पीएससी एकेडमी हो, या फिर हमारा आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी हो,
एग्जाम इंडिया का प्लेटफॉर्म हो, आज़ाद पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म हो, हमारा खुद का आज़ाद फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म हो, इन सभी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी छात्रों को, सभी पर जितने भी हमारे इस परिवार के सदस्य हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं आप सभी के लिए जब हमने 25 दिसंबर 2015 में इस संस्थान को प्रारंभ किया था, तो हमारी कुछ प्राथमिकताएं थी। पहली प्राथमिकता आप सभी थे कि हमेशा हर चीज में आप प्राथमिक रहेंगे, और मेरी हमेशा सोच ये थी कि ये आप सभी का संस्थान है, आपके अकॉर्डिंग ये चलेगा, आपके फीडबैक के आधार पे चलेगा, आप जिस तरीके से इसको लेकर चलेंगे उसी हिसाब से चलेगा, और आपके साथ शिक्षा की दिशा में पूर्ण न्याय हो पाए, पूर्ण जस्टिस हो पाए। इसलिए आप देखते हैं समय समय पर मैं आप सभी के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। जहां पर भी आपके जिस तरीके के, आपको एक फीलिंग ये आनी चाहिए कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके अंदर एक भय का, टेरर का, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, छात्र पूछ ही नहीं पाता है। मैं आपको खुल के बोलता हूं, जो आप मुझसे पूछना चाहें, आप चाहे पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो और या फिर जो है आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहां पे मैं आपके लिए मदद कर पाया करूंगा। तो यही एक सिद्धांत के साथ ये संस्थान आपका प्रारंभ हुआ है, और इसी सिद्धांत के साथ आपका संस्थान आगे चलेगा, ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। यानी पहली प्रायोरिटी आप हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, ये हमारी पहली प्राथमिकता है और कुछ नहीं है। आज तक के संस्थान में कभी भी किसी भी छात्र के साथ हमने पैसे का संबंध नहीं बनाया, मनी रिलेशन नहीं बनाया। जितने लोग यदि आप मुझसे मिले हैं या फिर आप मेरे सेशंस देखते हैं तो आप इस बात को समझते होंगे। देखिए, किसी भी संस्थान को लेकर आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई ऐसी फंडिंग है, कोई ऐसा तो है नहीं, सारा कुछ आपके ही दारोमदार से ये संस्थान चला ही आप लोग रहे हैं। ये मैं नहीं चला रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक तरीके से ये मान लीजिए कि इस संस्थान में आप लोगों का एक जरिया बना हुआ हूं। आ रहा हूं, क्लास ले रहा हूं और पढ़ा रहा हूं आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग। आप सेशंस देख रहे हैं, आप क्लासेस में जुड़ रहे हैं। सुबह 5:30 बजे छात्र जगते हैं, तब मैं 4 बजे जग करके आप लोगों के लिए क्लास रेडी करके 5:30 बजे क्लास लेने आता हूं। यदि आप लोग जगना छोड़ देंगे तो कहां पे क्लास लूंगा मैं, बताइए। यदि आप, यानी आपके होने से ही सेशन है। आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तब मैं जाकर के मेंस आंसर राइटिंग का सेशन लेकर के आया हूं। यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो मैं रिवीजन के सेशन के साथ आपको हूं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जहां पर आपकी आवश्यकताएं हैं, आपकी नीड्स है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं। और आज तक ये पूरी तरीके से केंद्रित है आपका संस्थान आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम को लेकर के। पूरी प्रतिबद्धता है, पूरी गुणवत्ता युक्त जो सामग्री है वो आप तक पहुंचे। किसी भी सब्जेक्ट को हमने ऐसे नहीं पढ़ाया, क्योंकि देखिए समस्याएं थी कुछ, आज भी समस्याएं हैं। आज आपको पता है शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है, सबके दिमाग में एक ही चीज चल रहा है, पैसा। क्योंकि बड़े बड़े फंडिंग करने वाले हैं, आपको पता है बहुत बड़े बड़े फंडिंग प्लेटफॉर्म हैं और ऐड चल रहे हैं, कैंपेनिंग चल रही है। स्टूडेंट को क्या लगता है, वो चकाचौंध लगती है और चकाचौंध में जाकर के वो अपना टाइम बहुत खराब करता है। एक मिस गाइडेंस बहुत ज्यादा हो चुका है आज के टाइम पे, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। और वो चीज जो है ना, बच्चे का पूरा टाइम स्पॉइल कर देती है। जो आपका गोल्डन पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपका बहुत ज्यादा, पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं आप, किस चीज के लिए आप बने हैं, कहां से कहां निकल जाते हैं। तो वो चीज के लिए हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि छात्र कभी भी मिसगाइड ना हो, उनके जीवन में ये वाला टाइम पीरियड जो है ना, वो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड बने। इसलिए देखिए, मैं टाइम टू टाइम पे आपको कितने सारे वर्कशॉप सेशन मैंने अभी तक लिए हैं, जिन पे मैंने आपको एक सही दिशा निर्देश दिया है। गूगल मीट प्रोग्राम रखता हूं कि आप गूगल मीट में जुड़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लें, जो पूछना चाहें पूछ लें। आपसे मीटिंग्स जितनी भी हो सकती हैं, कई बार मीटअप प्रोग्राम के थ्रू आप लोग के पास आया हूं, बहुत सारे वीडियोज आपके मेरे पड़े हैं। तो उन सब के पीछे का ध्येय सिर्फ ये है। और आप देखते हैं, मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए मोटिवेशनल सेशन, लाइफ मैनेजमेंट को लेकर के भी काफ़ी सारी बातें बताता रहता हूँ। वैसे देखो, ओवरऑल देखा जाए तो मैं भी सीखने के ही चरण में हूँ। हर व्यक्ति जीवन भर एक शिक्षक के साथ साथ एक छात्र भी रहता है, वो दूसरों को सिखाता भी है और साथ साथ जो है खुद भी सीखता रहता है। लेकिन आज तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई होंगी कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पहले मैंने उनका खुद अनुकरण किया है ना। एक शिक्षक का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको पढ़ा करके चला जाए। एक शिक्षक के तौर पे आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यदि यहाँ पे कोई शिक्षक मुझे सुन रहा है तो आप 2-3 बातें जरूर ध्यान रखिएगा। एक शिक्षक के तौर पे आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आपकी है कि आप अपने छात्र को इंस्पायर कर पाए, प्रेरणा दे पाए।
और ये प्रेरणा आप तभी दे पाएंगे जब आपका नैतिक बल, आपका चरित्र बल, आपके करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होगा। जो आप बोल रहे हैं आप वैसे ही हैं। आपके वादे, आपके कमिटमेंट गलत नहीं होने चाहिए। यदि आप ऐसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। समझिएगा, आप तभी प्रेरणा के केंद्र बन पाएंगे, आप अपने छात्रों को प्रेरणा दे पाएंगे, है ना। मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपके अंदर एक अच्छे नागरिक का विकास हो सके, एक आपका अच्छा व्यक्तित्व बन सके, है ना। आपके देखो गार्जियन क्या चाहते हैं, आपके गार्जियन चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएं, अपने पैरों में खड़े हो जाएं और एक अच्छे व्यक्ति बने रहे। मैं कह रहा हूं कल के दिन आप पैसा बहुत कमा लेते हैं लेकिन माध्यम गलत चुन लेते हैं तो भी आपके गार्जियन खुश नहीं होने वाले। आप कम पैसा भी कमाएंगे अपने जीवन में लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति बने रहेंगे, एक चरित्रवान व्यक्ति बने रहेंगे तो आप इस समाज के लिए भी अच्छे पर्सन है। नहीं तो बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन माध्यम यदि गलत चुन लिया तो किस काम का पैसा, बताइए। गार्जियन सीधा सीधा हाथ खड़े कर देंगे, उनका भी जीवन नरक बन जाएगा। तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व का आपके अंदर विकास हो, अच्छी ऐसी शिक्षा का उद्देश्य यही है। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति में चरित्र निर्माण करना। आज तो ये सरकारी सर्विस की होड़ में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। बड़े बड़े एडटेक कंपनियां बन गई, बड़े बड़े फंडर आ गए, वो भी फंड कर रहे हैं। अच्छा यहां पे बहुत पैसा है तो लोग फंडिंग करने लग गए। आज विलियंस, कितने विलियन की कंपनियां बन गई। कोई कह रहा 22 मिलियन की कंपनी, कोई रहा 25 मिलियन की कंपनी है, कितने बिलियन की कंपनियां बन गई। तो ओवरऑल क्या है ना कि अलग अलग जो है ये पैसे में आंकने लग गया पूरा प्लेटफॉर्म। जबकि देखा जाए तो जो हमारी पूरी की पूरी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो इस पे आधारित नहीं थी। वो तो व्यक्तित्व, शिक्षक और छात्र का संबंध कभी पैसे से जुड़ा रहा ही नहीं। शिक्षक और छात्र के बीच में जो एक तरीके से रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन है छात्र के व्यक्तित्व निर्माण को लेकर, उसके चरित्र निर्माण को लेकर के, उसे एक अच्छा व्यक्ति बना देने को लेकर के। ये एक रिलेशन है और ये रिलेशन सतत चलता है ना। आपके जीवन में बहुत सारे शिक्षक आए होंगे, आप बचपन से लेके हर टाइम पे एक चरण होता है शिक्षक को लेकर के, तो बहुत सारे शिक्षक आपके जीवन में आए होंगे लेकिन आप देखे होंगे और उन्होंने सबने अच्छा सिखाया होगा। देखो कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं होता जो अपने शिष्य को कुछ गलत सिखाए, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई शिक्षक बना ही नहीं। वो हमेशा अच्छी बातें ही सिखाना चाहता है, वो चाहता है। और वो सबके लिए, मतलब आप ऐसा नहीं कभी सोचेंगे कि शिक्षक के लिए कोई छात्र अलग है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए सब बराबर है, सब बराबर। लेकिन शिक्षक का विशेष रुझान थोड़ा सा उन छात्रों की तरफ ज्यादा होता है जो थोड़ा परिश्रमी होते हैं, जो उसके बातों को मानते हैं। जैसे अब आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर राइटिंग करते हैं आप लोग। अब आंसर राइटिंग में मैं आपको कहता हूं कि कृपया करके उत्तर लेखन करिए, क्योंकि उत्तर लेखन नहीं करेंगे पूरा अभी एक मूवी आई थी 12th फेल, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि आप उस मूवी में देखेंगे तो एटलीस्ट आंसर राइटिंग ही उस सिलेक्शन को बनाती है। यदि आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे आप सिलेक्ट ही नहीं हो सकते हैं। और आंसर राइटिंग की मुहिम मैं कब से चला रहा हूं आप बताओ। आप में से जितने लोग आंसर राइटिंग कर, पहले कार्यक्रम का ही नाम था मुहिम कार्यक्रम कि उत्तर लेखन करना सीखें। कोविड के पहले से, यदि आप जानते हो, शुरू में जो जितने पहले जुड़ा होगा संस्थान में, मैं 2015 से सेशन प्रारंभ हुआ है लेकिन पहले ही जो है हमारी प्राथमिकता थी कि उत्तर लेखन पे आपको, क्योंकि एग्जाम की नीड है, डिमांड है, थोड़ा स्पीड, आपकी गति अच्छी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं पढ़ सब कुछ लीजिए लेकिन गति अच्छी नहीं हुई तो सब बेकार है, पढ़ाई का क्या करेंगे, प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम के लेवल को क्रैक करना ही एग्जाम को क्रैक कराएगा, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और यही आपके संस्थान की प्रायोरिटी हमेशा से रही है, मेरी प्रायोरिटी हमेशा से रही है। मैं आपको आज 8वीं वर्षगांठ पर यह वचनबद्धता देता हूं, यह वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करूंगा जो आपके एग्जाम तक आपको ले जाके खड़ी हो जाए। अब बात आती है कि अच्छा सर मेहनत तो ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आज आपको बता रहा हूं बहुत सारे बच्चों को मैंने सिलेक्ट करवाया, लगभग 5000 से ज्यादा बच्चे हैं और रैंक होल्डर्स बच्चे हैं और हर एक डिपार्टमेंट में बच्चे हैं। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन पूरी की पूरी परिश्रम और मेहनत का श्रेय आपको जाता है। कोई नहीं आपको बना सकता आईएएस या स्टेट पीसीएस, मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि आप आईएएस और पीसीएस बनेंगे तो अपने कारण बनेंगे। रीजन इसके पीछे का बता देता हूं। हम लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, हर एक संस्थान पढ़ा रहा है लाखों बच्चों को। अब तो करोड़ों के चैनल भी हो गए तो करोड़ों बच्चों को पढ़ाने वाले संस्थान भी हैं।
मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए किसी संस्थान से, आपकी आजादी इस एकेडमी संस्थान से ही हर साल 10, 15, 20, 25 बच्चों का मान लीजिए सिलेक्शन हो भी जाता है, वो अधिकारी बन भी जाते हैं, है ना, तो कितनों का नहीं हुआ, कितनों का नहीं हुआ, उस पर कोई जिक्र होता है, उनकी कोई बात होती है? अच्छा, आज मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है। जैसे आप देखेंगे कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारी कोचिंग्स को नोटिस गए, और काफी आप लोगों ने पूरी न्यूज सुनी होगी कि 20 से ज्यादा कोचिंग्स थी जिनके पास नोटिस गए। वो फेक जो है बच्चों के सिलेक्शन दिखाते हैं कि हमारे संस्थान से इतने सेलेक्ट हो गए, हमारे संस्थान से इतने सेलेक्ट हो गए। जब भी टॉपर आता है तो टॉपर की फोटो हर जगह लग जाती है। आप एक चीज और देखते हैं कि कई जगहों पे, कई सारे एग्जामों में ये सुनने में ही आता है, क्या वीडियो बकायदा बनते हैं कि टॉपर खरीदे बेचे जाते हैं। कोई कह रहा है मैं ये गाड़ी दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं इतने लाख रुपए दे दूंगा, कोई, ये प्रलोभन है। अब ये प्रलोभन में क्या होता है, एक बहुत अनइथिकल प्रैक्टिस है शिक्षा को क्षेत्र को लेकर, ये बहुत अनइथिकल प्रैक्टिस है। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, जब मैंने संस्थान शुरू किया था ना, क्योंकि हमने देखा कि यार एक टॉपर हर जगह लगा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। अब बच्चा तो दिग्भ्रमित हो जाएगा, उसको लगेगा अरे पहली रैंक वाला यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है, और वो दिग्भ्रम इतना बुरा होता है ना कि वो फिर पढ़ाई के कंटेंट और उस पर ध्यान नहीं देता है। उसको लगता है अरे ये टॉप कर गया, मैं क्यों नहीं कर जाऊंगा। अरे भाई, वो टॉप कर गया, वो अपने कारण किया। कोई संस्थान किसी को टॉपर नहीं बना सकती, कोई संस्थान किसी को सेलेक्ट नहीं करा सकती, क्योंकि अनसक्सेसफुल रेट भी तो देखिए। कोई संस्थान मान लीजिए 1 करोड़ बच्चे पढ़ा रही है, मान लीजिए, या 10 लाख बच्चे पढ़ा रही है, 1 लाख बच्चे उसके साथ जुड़े हुए हैं, कितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो चयनित हो रहे हैं ना, वो अपने कारण जुड़ रहे हैं, हो रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, वो परिश्रम कर रहे हैं, उनका रेशियो भी तो है। जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब 0.5% का चयन हो गया, वो चयन उनकी मेहनत से हुआ भाई। यदि उनके पढ़ाने से होता तो काफी लोग निकल जाते। ऐसा नहीं है, देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं सारा क्रेडिट आपको जाता है। और यही कारण था कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई सारी बॉडीज ने नोटिस भेजा संस्थानों को, है ना, क्योंकि वो ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे, इस्टेब्लिश हुए हैं अभी, और सिलेक्शन दिखा रहे हैं कि भैया इसके पहले वाला टॉपर भी मेरी संस्था का है ना। या फिर पता चला पोस्ट आई हैं 400 और सिलेक्शन दिखा रहे हैं कि भैया टोटल इस साल 800 बच्चे थे, 800 का सिलेक्शन हो। ऐसे ऐसे फ्रॉड हुए हैं, है ना। मॉक इंटरव्यू का आप देखते हैं इतना बड़ा मार्केट बन गया है, क्योंकि संस्थानों और फ्री चलता है मॉक इंटरव्यू। आप देखेंगे सब में इंटरव्यू मॉक, कोई इंटरव्यू के पर्टिकुलर सेशन नहीं लेगा कि आपको इंटरव्यू को लेकर के चीजें समझाए स्टेप बाय स्टेप कि आपको अभी से इस तरीके से ध्यान रहना। वो जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तब मॉक के लिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे, मॉक के फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। अब इसमें होता क्या, रिजल्ट आता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए मॉक इंटरव्यू के लिए 3000 बच्चे निकले, मान लो इंटरव्यू के लिए 3000 बच्चे, 3000 मान लीजिए, 2000 मान लीजिए, जो वैकेंसी वाइज ये संख्या अलग अलग हो सकती है। 1000 वैकेंसी होगी तो मान लीजिए 3000 बच्चे बुलाए गए मॉक, है ना। अब सभी लोग मॉक ऑर्गेनाइज करते हैं, एक बच्चा कितनी कोचिंग्स में मॉक देता है। कभी आप सुनिएगा, इससे पहले के यूपीएससी के टॉपर थे, शुभम जी थे शायद मेरे ख्याल से, उन्होंने बोला भी कि बहुत सारे संस्थान मेरा नाम ले रहे हैं, और जबकि मैंने कहीं दिया नहीं है, मतलब मैं 1-2 संस्थान, मतलब जहां पे जेन्युइन है। तो कहने का मतलब ये है मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये सब चीजें क्या होती है ना, आपके दिमाग से खेला जाता है। आपको लगता है कि ये पढ़ लेने से क्या होगा, मेरा सिलेक्शन हो, जबकि वो रीजन नहीं है। आपकी खुद की स्ट्रेटजी, आपकी खुद की मेहनत, आपकी खुद की प्लानिंग ही आपका सिलेक्शन कराएगी। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मॉक के साथ है क्या कि अब आप खुद सोचो, 3000 बच्चों ने मॉक दिया, तो आप एक बात बताओ, क्या उनमें से जो 2000 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है 1000 वैकेंसी 1000 भरे जाएंगे, 2000 का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है क्या उन 2000 में से किसी का भी इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो गया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनका वीडियो नहीं आएगा, नहीं डाला जाएगा। समझ रहे हैं। तो आज के टाइम पे समस्या क्या है ना, भ्रम बहुत सारे हो गए, और ये भ्रम जब से, मतलब 2015 में तो YouTube का एक तरीके से आरंभिक चरण था जब हमने इसको शुरू किया था, उसी टाइम पे मुझे लगा था कि आने वाला फ्यूचर डिजिटल एजुकेशन का है, और जाकर के हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया था, और यही था कि अल्टीमेट आपको सही चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, आपको पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं पर आप गलत दिशा में ना जाएं, डायरेक्शंस आपकी गलत ना हो, आप आंसर राइटिंग को लेकर फोकस करें, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने को लेकर फोकस करें, आप जो है अपने फाउंडेशन को अच्छा करें, तब जाकर के आप अभ्यास करें, प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगाएं, प्रॉपर MCQ लगाएं। आप भ्रमित होकर के यदि आप चलेंगे
तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आप रिवीजन पे फोकस करें। वो एक अल्टीमेट उद्देश्य था आपके इस संस्थान को डेवलप करने का, और यही मूल्य और जो वैल्यू हमने पहले दिन स्टैब्लिश किए थे, आज भी वो मूल्य और वैल्यू पर हम खड़े हैं। आगे आने वाले समय पर भी वो मूल्य और वैल्यू हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कहने का मतलब यह है कि आपको ध्यान रखना है अपने आप को। ये टाइम पीरियड आपका बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय को ऐसे ही जाया नहीं जाने देना है। जो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, मैं सिलेक्शन के आज आपको 5 सूत्र बताता हूं जिनसे आपका चयन होगा। ठीक है, सभी छात्र एक बार इस चीज को जरूर लिख लीजिए। आपका चयन सिर्फ 5 चीजों से होगा। यदि ये 5 चीजें आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लिख लीजिए। आप 1 साल लगा लीजिए, 2 साल लगा लीजिए, 3 साल लगा लीजिए, 4 साल लगा लीजिए, 5 साल लगा लीजिए, पूरा एज कंप्लीट कर लीजिए, नहीं होगा आपका सिलेक्शन, है ना। कितनी एज है? 32 साल यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के लिए, 40 साल स्टेट पीसीएस में दे रखी है, नहीं होगा सिलेक्शन। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, एक पर ही फोकस करना होगा। एक पर ही फोकस करना होगा। आप लिख सकते हैं 5 पिलर, किसी एक पर फोकस करिए। बहुत सारे संस्थान आपको कहेंगे अरे इसकी तैयारी करेंगे तो इसकी तो हो ही जाएगी। आप किसी एक पर फोकस करिए। एक पर आपको फोकस करना होगा, एक एग्जाम को। क्यों एक पर फोकस करना है? क्योंकि आप इस एक का ही क्या करेंगे? इसी एक का अभ्यास करेंगे, इसी एक का अभ्यास करेंगे। इसके प्री का अभ्यास, इसके मेंस का अभ्यास, इसके इंटरव्यू का अभ्यास। इन तीनों का अभ्यास आप एक का, इसके सिलेबस का अभ्यास, इसके सिलेबस का अभ्यास। एक का मतलब है चाहे आप आईएएस चुन लीजिए, चाहे कोई स्टेट पीएससी चुन लीजिए, चाहे आप आरओ चुन लीजिए, कोई भी एक एग्जाम चुन लीजिए। आप आईएएस चुनिए, बीपीएससी चुनिए, सीजीपीएससी चुनिए, जो भी आपका एग्जाम हो। सबसे पहली चीज है कि आपको एक को चुनना पड़ेगा। विदाउट एक के चुने हुए जो भी आपको ये बोले कि नहीं नहीं तुम आईएएस की तैयारी करोगे स्टेट पीएससी तो तुम्हारा निकल ही जाएगा, स्कैम है वो भी आपका, वो भी झूठ है, वो बिल्कुल गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। दोनों एग्जाम का फॉर्मेट अलग अलग है, दोनों एग्जाम का स्तर अलग अलग है। अरे आईएएस की तैयारी वाला बीपीएससी कैसे निकाल लेगा? आप खुद सोचो। सपोर्ट हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिल जाए, लेकिन दोनों का लेवल अलग है भाई। क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ रहा है। बीपीएससी वाला आईएएस कैसे निकाल लेगा? उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आईएएस वाला यूपी पीसीएस कैसे निकाल लेगा? यहां तो पूरा उत्तर प्रदेश के 2 पेपर जोड़ दिए। छत्तीसगढ़ कैसे निकाल लेगा? इतना कठिन सिलेबस है। झारखंड कैसे निकाल लेगा? वो सिलेबस की समझ नहीं होती जिन लोगों को। आरएएस का पूरा सिलेबस अलग है। आप एक बार सिलेबस तो देखो। मैं आईएएस के साथ साथ 7 से 8 पीसीएस एग्जाम को लेकर के सिलेबस को देखता हूं, तब मुझे पता है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब यहां पे एक को लेकर के जब आप फोकस होंगे तो दूसरा काम आपको करना पड़ेगा। देखो, काम ये लिख लो और आपके काम आएंगे। आपके सिलेक्शन का मूल मंत्र बता रहा हूं कि आपका चयन कैसे होगा। दूसरा जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, एक पर ही फोकस रखना है। कोई एक एग्जाम चुन लो और एक डेडलाइन दे दो कि भैया मुझे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, हर हालत में निकालना है। कोई भी जो भी डेडलाइन दे सकते हो वो डेडलाइन आप दे दो कि 2024 दूंगा, 25 दूंगा, 26 दूंगा, जो डेडलाइन दे सकते हो। दूसरा आपको बता रहा हूं, दूसरा एक नोटबुक बनाओ, एक नोटबुक बनाओ, एक कॉपी बनाओ। उस कॉपी पे 2 काम करो। ये कॉपी आपकी एक रिसर्च बुक है। कोई भी अपनी रिसर्च दे, नहीं माननी है, अपनी रिसर्च खुद करनी है आपको। आज के टाइम पे ट्रेंड क्या चल गया है? पीडीएफ दे दो सर, आप सर सब बना बनाया पका पकाया दे दो। हम तो ये आलस्य से उठो बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक रिसर्च बुक बनाओ। इस रिसर्च बुक में एक तो सिलेबस, और सिलेबस के साथ साथ एक काम और करो आप, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दूसरा काम कर लो। एक सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप ये 2 काम कर लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। और इनको, ये कॉपी आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए। हर 2-3 दिन में आपको इसको देखते रहना है। 2 से 3 दिन में इसको देखते रहना है, इस कॉपी को। ये मैं क्यों कह रहा हूं?
आप मान लीजिए बिना रिसर्च बुक के आप पढ़ना चालू करें। आप में से जितने बच्चे मेरे पास आए हैं मैं सबसे पहले यही बताया हूं, जितने वर्कशॉप सेशन हुए उसमें यही डिस्कशन हुआ है कि पहले आपके पास खुद की रिसर्च बुक होनी चाहिए। हमने पूरा एक प्रोग्राम डेवलप किया समुद्र मंथन का, है ना, लेकिन मैं उसको भी देखने के लिए नहीं बोलता। मैं ये कहता हूं आपको अपना खुद का समुद्र मंथन करना है। आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस के लिए एक रिसर्च बुक बनाइए। पीसीएस का दे रहे हैं, पीसीएस के लिए रिसर्च बुक बनाइए। और पिछले जो लेटेस्ट आपका सिलेबस है एक बार उस सिलेबस को देखिए, उस पर देखिए, एक एक वर्डिंग देखिए, सारी चीजें देखिए। और दूसरी 10 साल से 15 साल के पिछले साल के प्रश्न पत्र ये जरूर देखिए, प्री के भी मेंस के भी। और सिर्फ देखना नहीं है, इनको अच्छे से एनालिसिस करना है, टॉपिक सब टॉपिक में बांटना है, कौन से टॉपिक से प्री में क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं, आयोग का लेवल इसी से पता चलेगा। और ये रिसर्च बुक अपने साथ हर टाइम इसलिए रखना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि साल भर पढ़े, आप खूब पढ़े, घर वाले भी कह रहे बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, पर गलत पढ़ डाले। बात पढ़ने से नहीं होगी, बात गलत पढ़ने से आपका गड़बड़ हो जाएगा। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। आपके एग्जाम में क्या पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने सर सिलेबस देख लिया है। मैं बोल देता हूं अच्छा भारतीय समाज के टॉपिक बताओ, फिर वो ब्लैंक हो जाता है, कर सर ये तो नहीं दे। मैं बोलता हूं सोशल जस्टिस के टॉपिक बता दो, मैं उससे कहता हूं अच्छा भौतिक भूगोल में क्या क्या टॉपिक दिए गए, ब्लैंक हो जाएगा। उससे बोल दो अच्छा विश्व के इतिहास के क्या क्या टॉपिक है, ब्लैंक हो जाएगा। फिर उससे बोल दो अच्छा आधुनिक भारत में क्या सिलेबस में लिखा हुआ है, अच्छा क्या सब टॉपिक हो सकते हैं, ब्लैंक हो जाएगा, वो नहीं बताना चाहेगा। बताए इथिक्स का सिलेबस पूछ लो ब्लैंक, आपदा प्रबंधन पूछ लो ब्लैंक, साइंस टैंक पूछ लो ब्लैंक। ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको जब पता हो सिलेबस में ये है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये बुक आपके पास हमेशा रहनी चाहिए और यही आपकी रिसर्च बुक है। ये बुक यदि आपने रख ली, सिलेक्शन होगा बहुत आसानी से। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, एक पर ही फोकस, फिर उससे जुड़ी हुई एक नोटबुक बनाए, रिसर्च बुक जिसको हम कहेंगे। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका आंसर राइटिंग। जो भी लिखेगा नहीं, जो भी लिखेगा नहीं, लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी लिखेगा नहीं वो सिलेक्ट नहीं होगा। आज लिख लो, आप कहीं पे मोटे मोटे अक्षरों से लिख लेना कि मैं यदि लिख नहीं रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आज मैं आपको ये बता रहा हूं, कहीं पे भी लिख लो, कहीं पर भी लिख लो आप। यदि आपने लिखा नहीं तो आप चयनित नहीं होंगे। लिखे बिना सिलेक्शन नहीं होगा। आज ये बात लिख लो। गार्जियन जितने भी हो आप देखिए, यदि आपका बच्चा तैयारी कर रहा है आप जरूर उससे क्वेश्चन करिए कि क्या बेटा आप लिख रहे हो, और ये पर डे लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा बच्चे क्या चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं। बच्चे क्या चाहते हैं, पीडीएफ। वो कहते हैं लिखना ना पड़े, लिखना ना पड़े। अच्छा कोचिंग वाले पीडीएफ धड़ल्ले से उपलब्ध भी करा रहे हैं। उनको लगता है अरे पूरी बैसाखी, वो आपको लिखवाएंगे ही नहीं, क्लास में आएंगे, लेक्चर लेंगे, समझाएंगे, निकल जाएंगे। बिना लिखे ही आपका पीडीएफ मिले, उनको भी आसान है। दूसरा बैच स्टार्ट हो जाएगा, तब तक नोट्स पकड़ा देंगे आपको, बंडल ऑफ नोट्स दे देंगे। एडवांस बुक पढ़िए, जो एडवांस बुक हैं, जो अच्छे राइटर्स की बुक है। ज्यादा नोट्स वोट्स के चक्कर में मत पढ़िए किसी के, ना पीडीएफ के चक्कर में पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़िए और एडवांस बुक पढ़िए, बस। क्लास देखिए, क्लास देखने में यह है कि चलो ठीक है आपने टीचर के साथ जुड़े, आपने उससे पढ़ा, लेकिन आप ये चक्कर में मत पढ़िए कोई पीडीएफ दे दिया बैठ गए। पीडीएफ मोबाइल में झांक के देखो, खोलो अपने मोबाइल की पीडीएफ, डाउनलोड, उसमें जाइए जो आपका फाइल मैनेजर वाला सेक्शन है, वहां देखिए डॉक्यूमेंट कितने सारे पड़े हैं। कम से कम नहीं होगा तो हर बच्चे के मोबाइल पे 100 से ज्यादा पीडीएफ पड़ी होंगी। और एक बार दिल में हाथ रख के बोलो कि अभी तक इन पीडीएफ का आपने किया क्या है, अभी तक इन पीडीएफ का किया क्या आपने, कितना % कर लिया, आप बताओ। आपको और नई पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ वाले बच्चे कभी भी सिलेक्ट नहीं होते हैं, लिखने वाले बच्चे होते हैं। क्लास का नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, लिखिए, और यहां पे लिखने से आपकी गति बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। पीडीएफ वाले की गति कैसे बढ़ेगी, पीडीएफ वाले की तो गति बढ़ेगी नहीं, सिर्फ लिखने वाले की गति बढ़ेगी। जो लिखेगा उसकी गति बढ़ेगी, और दूसरा लिखने के साथ साथ उसको एक आइडिया लगेगा, चैलेंजेस लगेंगे, उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा, ठीक है। और साथ ही जब वो लिखेगा तो लिखने से ही पूरा एग्जाम ही लिखने का है, मेंस पूरा लिखने का है, लिखने पे बेस्ड है, तो उसको लिखने का एक तरीका सीखने को मिलेगा, कैसे लिखा जाता है,
कैसा लिखना सीखना हो। अब मैं यदि आप किसी को बोले बोले थक जाता हूं, कोई मानता ही नहीं है। कुछ मानते हैं वो लिख डालते हैं, जो नहीं मानते हैं वो कभी नहीं लिखते हैं। आप दिल से बात बताओ, मतलब देखो ये चीजें आप जानते हो, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो एक अपने ह्यूज एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। मुझे पता है पीडीएफ वाले बच्चे क्या करते हैं। पीडीएफ वाले ना तो लिखते हैं और पीडीएफ भी कभी नहीं देखते हैं। वो पीडीएफ भी कभी नहीं देखते। कितनी पीडीएफ देखोगे? एक सिलेबस हो तो ठीक है, खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं, खुद की रिसर्च करनी है, खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं। खुद की रिसर्च से ही आपका भला होगा। अब आगे एडवांस बुक खरीद के रख लो। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत ही पढ़ो, सीधा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, है ना। आधुनिक प्राचीन भारत पढ़ रहे हो, आर एस शर्मा पढ़ो, एनसीईआरटी प्लस एडवांस बुक, ये आपके पास इतनी लिस्ट आपके पास हो जाए, फिर जय श्री राम कर दो। बाकी आप क्लास देखो, क्लास देख करके समझ लो, बाकी जय श्री राम। हमें नहीं चाहिए कोई पीडीएफ। जो पीडीएफ देख रहे हैं उन्हें बस प्रणाम कर दो कि भैया अपनी पीडीएफ अपने पास रखो। क्या करोगे उस पीडीएफ का? कोई काम की पीडीएफ होती नहीं है ना। करते हैं तो कुछ लोग करते होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं कि कुछ लोग नहीं करते, लेकिन अधिकांश। पर पीडीएफ के चक्कर में आप पढ़ नहीं पाते क्योंकि डिले कर दिया ना। अब आपको लिखा लिखाया मिल गया, यहाँ पे क्लास के साथ लिखना है तो थोड़ा तो कठिन है ही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर हम जॉब करते हैं, हम कैसे लिखें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। तो बेटा आयोग को इससे कोई मतलब नहीं है। आयोग को तो वहां पे रिटन में एग्जाम लेना है। जॉब वालों के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं बना रखी है आयोग ने कि जॉब वाले आएंगे, वॉक इन इंटरव्यू होंगे और चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जॉब में हो, कहीं पर भी हो, लिखना तो पड़ेगा। तो लिखना जब आयोग में जाके वहां 4000 शब्द 3200 शब्द लिखने हैं तो यहां पे प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी ना उसकी। इतना आसान थोड़ा ना कि पेपर में गए 3200 शब्द लिख के चले आए। कोई रामकथा थोड़ा ना लिखनी, कोई 10th 12th का एग्जाम थोड़ा ना है आपका। ये तो एग्जाम बहुत टफ है। ये कितने लोगों की छटनी कर सके उनका एग्जाम है। सिलेक्शन का एग्जाम थोड़ा ना है कि 33% आ गए पास हो गए। अच्छा, मैं आज एक बात बताता हूं, मैं अपना पक्ष रखता हूं। हमारे देश में देखो, इसमें हो सकता है आप लोग असहमत हो, आप में से बहुत सारे बच्चे असहमत हो, पर मेरा मानना है कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि 33% वाले बच्चों को पास क्यों मानते हैं कि 33% आए और बच्चा पास हो गया। मतलब कितना इजी सिस्टम हमने बना दिया कि 33% आपके आए और 3rd डिवीजन आप पास हो गए। अब बच्चे का कितना इजी सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चा कमजोर है, कुछ कोई कमजोर नहीं होता है। आपने तरीका ही बना दिया कि अच्छा ठीक है, अभी यही सिस्टम मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया ये बना दे कि भैया 75% आएंगे। सोचिए आप इस बात को, थोड़ा सोच के देखिए। हो सकता है मैं गलत हूं, ये भी मैं स्वीकारता हूं, कोई आप पॉइंट मुझे बता दें ऐसा, पर सरकार ऐसा एक पॉइंट बना दे कि भैया 75% आएंगे। ठीक है, शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, उसमें भी सिलेबस और पाठ्यक्रम पे हम आएंगे। लेकिन पहली बात, ये जो एक इजी पैरामीटर है, यूपीएससी में तो नहीं है। यूपीएससी में तो ये है कि हमें भैया टॉप के बच्चे उठा लेने, कट ऑफ वाले बच्चे उठा लेने। एजुकेशन सिस्टम आपने ऐसा क्यों बना रखा है? हमारे देश का एकेडमिक सिस्टम देखिए और हमारे देश का कॉम्पिटिटिव सिस्टम देखिए। कॉम्पिटिटिव सिस्टम में यही पैरामीटर है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे टॉपर ही उठाए जा रहे हैं और वहां पे किनको उठाया जा रहा है, वहां पे किनको पास कराया जा रहा है। कहीं पे कोई भी परसेंटेज चलेगा। अभी गवर्नमेंट कह दे 75% के नीचे वाले सब दोबारा एग्जाम देंगे, फिर पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, मेहनत करोगे नहीं करोगे, कैसे होगा? डिग्रियां बाजार में बिक रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां यही धंधा खोल के बैठी हुई है ना। और यूनिवर्सिटियों में तो कितने टाइप के बच्चों की मार्कशीट डिटेन कर देंगे, वहां चल रहा है पैसा, ये हो रहा, बड़ा परेशानी करके रख देते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि स्ट्रिक्टनेस लाए। अब आप लोगों की जैसी स्कूलिंग हुई है, आप लोगों को भी पता है कि कुछ की स्कूलिंग अच्छी हो गई होगी, कुछ की स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई होगी। स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई हो कि यदि बच्चा कमजोर निकला, और बच्चा कमजोर कैसे हो सकता है? फेलियर। अब तो 33% के नाम पे सब पास करा देते हैं, स्कूल में टीचर भी पास कर देता कि यार कोई नहीं यार 32% भी आ रहे हैं, चलो 1% दे करके पास कर देते हैं। तब बनाइए ताकि इन बच्चों का भला हो सके, थोड़ा सा जूझने की प्रवृत्ति आए। यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। वहां तो हमें एक इजी प्रोसेस दे दिया गया 10th में 12th में एकेडमिक लाइफ में, और आगे चल के हमें इतना टफ लेवल आ जाता है, उस लेवल में हम फिर फिट नहीं हो पाते हैं।
और सिविल सर्विसेज की तैयारी एक फैंटेसी बन जाती है, दीवा स्वप्न बन जाता है, क्योंकि वहां पे तो हम 33%, 34%, 45%, 50% पे पास होके आ गए ना, कुछ 60% पे पास होके फर्स्ट डिवीजन आ गए ना। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है और उसमें एक रिफॉर्म करने की जरूरत है। दोनों चीजें हैं यहां पे, ठीक है। तो बस यही है। और शिक्षकों को भी, मतलब आज के टाइम पे क्या है ना कि ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में अब तो बड़ा कठिन हो गया, टेट, सुपर टेट और इतने सारे टेस्ट आ गए कि अब टीचर भी बनना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन बहुत सारी अनइथिकल प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, कहीं ना कहीं पे उनको भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे किसी का पूरा एक भविष्य टिका हुआ है, किसी छात्र का पूरा जीवन टिका हुआ है। उसके गार्जियन किस तरीके से उसको पढ़ा रहे होंगे आपको पता नहीं है ना। आपको पता है गार्जियन 12% 15% पर ब्याज लेकर के पढ़ाते। मेरे गार्जियन ने भी मुझे पढ़ाया, आपके गार्जियन अपना सब कुछ आपके ऊपर निछावर कर देंगे। तो आपका काम है जस्टिस करना, पढ़ना। ऐसा नहीं कि आपके गार्जियन आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, आपको दे रहे हैं और आप अपनी मठेठी कर रहे हैं, अपनी मस्ती पे जूझ रहे हैं। आप उसको समझिए और जल्द से जल्द आपको अपने लाइफ में सेटल्ड बनना है। ये नहीं कि आप 10 साल 20 साल 15 साल तैयारी में ही निकाल दिए। मेहनत करिए, मेहनत करके सिलेक्शन लीजिए और फिर इसके बाद लाइफ को एंजॉय करिए और कंट्री का भला करिए, है ना। तो हम जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे यदि सजग बन जाए तो शायद हमारी चीजें बदल जाएं। यहां पे मैं 5 पॉइंट आपको बता रहा था। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था एक ही एग्जाम पे फोकस रखिए। दूसरा आपको बताया था एक रिसर्च बुक बनाइए अपनी। तीसरा बताया था मेंस आंसर राइटिंग करिए। अच्छा, चौथा क्या है? चौथा है रिवीजन करिए। रिवीजन करिए, रिवीजन ये नहीं करते लोग। रिवीजन कब करेंगे? 1 साल बाद। रिवीजन कब करेंगे? जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन कब करेंगे? ये वाला मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया आज तक। बताओ, आप लोग को समझ में आता है कि आप लोग आज पढ़ रहे हो, रिवीजन करोगे 1 साल बाद, 1 महीने बाद? क्या फायदा है? रह जाएगा दिमाग में। इतना कंटेंट भरते जा रहे हो, धीरे धीरे गायब भी होता जाएगा। क्या गायब होने के लिए पढ़ रहे हो? बताओ, सोचा है कभी? कभी नहीं सोचा होगा। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन मतलब दोहराव, जो पढ़ चुके वो आपके पास रहे, रुका रहे। रिवीजन प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन रिवीजन बनना चाहिए, पर डे रिवीजन आपको करना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे बड़ी चीज है, सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस में सब आ जाएगा आपका पूरा। विदाउट सिलेबस कंप्लीट किए आपको नहीं जाना है। विदाउट सिलेबस कंप्लीट किए आपको नहीं रहना है, चाहे जीएस का सिलेबस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो। सिलेबस कंप्लीट। ये 5 पॉइंट जिसने भी फॉलो कर लिया। और यहां पे एक चीज और, मैं एक पॉइंट और आपको दिए दे रहा हूं। हाँ, यहां पे मैंने एक पे ही फोकस जो बोला है ना, यहां पे अभ्यास शब्द आपका लिखा हुआ है। आप टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट से भागते हैं लोग कहते हैं हम एग्जाम वाले दिन जाके ही टेस्ट देंगे। क्या फायदा भाई? एग्जाम वाले दिन टेस्ट दोगे तो वहां पहली बार अनुभव करोगे कैसा पेपर का लेवल होता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, कैसे। मल्टीपल टेस्ट दीजिए जितने दे सकते हो, मल्टीपल प्री के दीजिए, मल्टीपल मेंस के दीजिए। बस मैं आपसे यही बोल रहा हूं, ठीक है। जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा। ये 5 पॉइंट मेहनत के हैं, परिश्रम के हैं, डेडिकेशन के हैं। आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, आप उस सिलेबस का लगातार अभ्यास करिए, आप एक रिसर्च बुक बनाइए। हर 2 से 3 दिन में वो रिसर्च बुक आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप देखते रहें कि आप सही दिशा में चल रहे हैं या सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। यदि आप ये काम कर ले गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। लगातार आपको काम करना पड़ेगा। बस ये 5 पॉइंट ही मेरे तरफ से आप सभी के लिए सजेशन है। और ये 5 पॉइंट यदि आप कर ले गए, अब आंसर राइटिंग मेहनत का काम है। आप में से जो लोग लिखते हैं, अभी मैं पॉइंट लिखवाऊंगा, आंसर राइटिंग के टॉपिक लिखवाऊंगा, आप वहां पे लिख लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेहनत से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये करना शुरू कर दीजिए,
फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मेरे तरफ से आपको सलाह है। और बाकी जो भी बच्चे हमारे साथ सफर में जुड़े हुए हैं, बस मेहनत करिए। जितना मैं सुबह से लेकर शाम तक 5 क्लासेस कराता हूं, एक आपकी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है, दूसरी आपकी, मैं गारंटी लेता हूं करंट अफेयर्स में आप एग्जाम हॉल पे जाकर के करंट अफेयर्स चेक करना, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह जाएं तो बता देना। आंसर राइटिंग में करवा रहा हूं रेगुलर, आंसर राइटिंग करिए। आप में से बहुत लोग आंसर राइटिंग नहीं करते, बस वो आ जाएंगे, आ करके बस देखेंगे वीडियो, इसके बाद उत्तर लेखन से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद 1% ऐसे हैं जो कभी रिवीजन नहीं करेंगे, तो शाम को रिवीजन भी करवा रहा हूं। तो एक बार बस रेगुलर हो जाइए, रिवीजन करिए, करिए करिए। ठीक है, चलिए।